अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुश आमदीद कहेंगे। पाकिस्तान अशराफिया की जन्नत है। अगर अवाम किसी मुल्क की दौलत होते हैं तो पाकिस्तान इस दौलत से माला माल एक गरीब तरीन मुल्क है। ये तबसरा किया है अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट ने, जिसकी फाइंडिंग ये है कि पाकिस्तान में वसाइल का, मुराद का और यहाँ तक के इंसाफ के पलड़े का झुकाव पहले से मुराद याफ्ता तबके की जानिब है। रिपोर्ट के मंदरजात होशरुबा हैं और साबित करते हैं कि एक नहीं दो पाकिस्तान। ये कहानी हर जगह है। शहबाज शरीफ साहिब की जमानत पर रिहाई भी एक अजब मोड़ ले चुकी। 2 रुकनी बेंच के शदीद आपसी इख्तिलाफात की कहानी अब ज़बान ज़द-ए-आम है। यह खुद इंसाफ के निज़ाम के लिए एक धचका है जो पहले ही मुराद याफ्ता तबके की तरफ झुकाव के तासुर तले है। जहांगीर तरीन अददी क़ुव्वत बढ़ा रहे हैं और अब एक इजलास करने जा रहे हैं जो मौजूदा सियासी लैंडस्केप में अहमियत का हामिल होता जा रहा है। गिले हैं, शिकवे हैं, राबतों की कोशिशें हैं और इल्ज़ामात हैं। सूरत हाल हर दिन बदल रही है। इन्हीं मामलात पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। जो मेहमान मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, की नुमाइंदगी कर रही हैं रहनुमा कमल शोजब साहिबा, मुस्लिम लीग नून से सेनेटर जावेद अब्बासी साहब ज्वाइन करेंगे और PTI से ही ताल्लुक रखते हैं मगर जहांगीर तरीन ग्रुप का हिस्सा हैं जो आजकल 33 से 40 लोगों के नाम लिए जा रहे हैं। उनमें से एक सलमान नईम साहब इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। आप सबको शुक्रिया अदा करेंगे। सलमान नईम साहब, मैं आपसे ही आगाज़ करना चाहूँगी। मामलात और हालात और जो आप लोगों की जानिब से तल्ख बयानात गुज़िश्ता रोज़ सामने आए हैं, अब आने वाले दिन भी एक इजलास होने जा रहा है, एक इशाइया है आप लोगों का जहां कहा जा रहा है कुछ तय भी किया जा सकता है और कल भी बहुत से ऑप्शंस रखे गए हैं। एजेंडा क्या है 21 अप्रैल के इजलास का? जी कल जब पेशी से पहले जो है वो जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर सब लोग इकट्ठे हुए तो सब MPAs MNAs का ये कहना था कि सिर्फ पेशी पर जाने से और पावर शो से जब कोई फ़ायदा नहीं हासिल हो रहा। प्राइम मिनिस्टर साहब को जो लेटर लिखा गया था 30 लोगों की तरफ से, उसका कोई जवाब मौसर जवाब मौसूल नहीं हो सका, तो हमें फिर मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों ने जो है ना वो इस्तीफ़ों का ऑप्शन जो है ना वो देने की कोशिश की और हर किसी की अपनी राय थी। तो जहांगीर तरीन साहब ने ये फरमाया कि 22 तारीख को, क्योंकि उनकी एक और पेशी है इंटरिम बेल की बैंकिंग कोर्ट में, तो 21 तारीख को उन्होंने इफ्तार डिनर की दावत दी है जिस पर सारे MNAs MPAs जो उनके ग्रुप के हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं और अब सब लोग अपनी अपनी राय देंगे और उम्मीद है कि 21 तारीख को फैसला करेंगे कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव होने के मूड में हैं, वो लोग खुश नहीं हैं ऐसा लगता है। तो इस वजह से 21 तारीख को एक मुश्तरका हम इंशाल्लाह लाएमल बनाएंगे और उस पर हम इंशाल्लाह 21 के बाद अमल दरामद होगा। सलमान साहब, कुछ नाम हैं जिनसे खफगी है मगर डरते हैं आप लोग भी। जहांगीर तरीन साहब भी नाम नहीं लेते। गुज़िश्ता रोज़ खाकवानी साहब लेने लगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तरीन साहब ने मना कर दिया नाम ना लेना। इतना गिला शिकवा है, एग्रेसिव आप लोग जाना चाह रहे हैं, नाम लेते डरते हैं? जी ऐसा नहीं है कि नाम लेते डरते हैं। तरीन साहब ने एक स्ट्रेटजी के तहत जो है अभी तक कोई ऐसा नाम नहीं लिया, जबकि बहुत सारे नाम हम लोग आपस में शेयर करते हैं। लेकिन खाकवानी साहब भी जब नाम लेने लगे तो तरीन साहब ने, आपने देखा होगा कि उनको कहा कि अगले जो है ना वो पेशी तक आप रुक जाएं। तो खाकवानी साहब ने कहा कि 5 से 6 दिन हमें मजीद दें, 5-6 दिन बाद आपको नाम बताएंगे। तो उम्मीद है कि 21 तारीख को इंशाल्लाह 21 तारीख के बाद जो मीडिया टॉक होगी उसमें खुल के इंशाल्लाह नाम भी लिए जाएंगे जो लोग इस सारी चीज़ के पीछे हैं। सो अभी तक आप लोगों की डिमांड सिर्फ वजीर आजम से मुलाकात की है जिसका कोई मौसर जवाब नहीं आया, यहीं तक है मामला? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि प्राइम मिनिस्टर से जो है ना वो मुलाकात के लिए एक लेटर लिखा गया था जिसका कोई पॉजिटिव रिस्पांस अभी तक नहीं मिल सका। और हम उस मुलाकात में हम सिर्फ प्राइम मिनिस्टर से एक मुतालबा करना चाहते हैं कि जो जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं उनको प्लीज़ रोका जाए और अगर आप इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करें, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। आप यकीन करें कि 1.5 साल हो गया शुगर कमीशन को जो है ना वो पब्लिक हुए हुए, लेकिन आज भी मुल्तान की जो है ना बाज़ारों में लाइनें लगी हुई हैं 1 किलो चीनी लेने के लिए। जिस तरह वोट डाल के जो है ना वो थंब जो है ना उस पर निशान लगाया जाता है ताकि दोबारा उसको वोट ना डाल सकें, चीनी लेने के लिए भी इस तरह जो निशान लगाए जा रहे हैं ताकि 1 किलो जिसने चीनी ले ली है दोबारा उससे ना ले सके और ID कार्ड दिखाना पड़ रहा है। मुझे बताएं पहले कब ऐसा हुआ था? अगर हम इतना ही माफिया पे हाथ डाल रहे हैं तो सलमान साहब, आप लोगों की हुकूमत है, हम सवाल करने वाले हों कि ये क्यों इस वक्त लाइनों और कतारों में लोग खड़े हैं। कहीं यूटिलिटी स्टोर कहता है कि क्यों कमल शोजब साहिबा जो बात सलमान कर रहे हैं ये तो हुकूमत से इस वक्त पूरी कौम का सवाल है कि 1.5 साल हो चुका उस इंक्वायरी को मगर आज तक की हुकूमत रेट को कंट्रोल में नहीं ला सकी। 1 किलो चीनी भी शर्तों के साथ इस वक्त मुयस्सर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच आयशा। देखिए, पहले तो ये सारा जो अभी आपने
पैनल में कहा कि जी जहांगीर तरीन ग्रुप है और ये हुकूमती ग्रुप है, मैं पहले इसकी आपको मैं थोड़ा सा इससे एग्री नहीं करती हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कोई ग्रुप नहीं है। सलमान साहब जो है हमारे भाई हैं, सलमान नईम साहब, जहांगीर तरीन साहब की हम बहुत इज्जत करते हैं, हमारी पार्टी के मेंबर हैं और इन सब की अगर उनसे मोहब्बत है, उनके साथ खड़ा होते हैं, उनकी सपोर्ट करते हैं, तो इससे कोई ग्रुप्स में हम तकसीम नहीं हो गए हैं। लोगों के अपने चॉइसेस होती हैं, किसी की पर्सनल चॉइसेस पे हुकूमत में आने के बाद हम कोई कदगन नहीं लगा देते। नंबर 2, आपने कहा जी पूरी कौम सवाल करिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मेरे 3-4 इस पे मेन पॉइंट्स हैं जो टेक्निकल हैं और मैं आपसे इजाजत चाहूंगी कि मुझे प्लीज वो पूरे बयान करने दीजिएगा। नंबर 1, कॉन्सेप्चुअली डिमांड सप्लाई की डिसरप्शन जब भी इकोनॉमिक थ्योरी में होती है तो हमेशा चीजें जो है उनकी शॉर्टेजेस या आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस क्रिएट की जाएं तो कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ती हैं और ऐसा ही पाकिस्तान में शुगर के साथ हो रहा है। और 1.5 साल पहले जब कमीशन की रिपोर्ट आई तो उसके बाद ये मजीद ज्यादा होना शुरू हुआ। क्यों? जिसको हम कार्टेल कहते हैं या जिसको हम माफिया कहते हैं, ये उसके प्रेशर टैक्टिक्स हैं कि एक आर्टिफिशियल मार्केट्स में डिमांड क्रिएट की जाए सप्लाई को डिसरप्ट करके, ताकि चीज़ों में जो है वो एक बेज़ाब्तगी हो, उसका तवाज़न ख़राब हो और कीमत ज़्यादा बढ़े और उसके बाद जो है वो एक गहमा गहमी या एक बेचैनी पैदा हो। दूसरी बात आपने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ था, नईम साहब भी कह रहे हैं, मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखें, पहली बात यह कि इस कमोडिटी की प्राइस का तयन करना हुकूमत का काम नहीं है। हम गलत सिमत में गए हैं अगर हमने ये शुरू किया है तो। डिमांड सप्लाई खुद अपनी जो होती है, मार्केट प्राइस जो है वो खुद अपने आप को सेटल करती है। हमने क्या किया है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कह रही है, जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, हम इस पे जो ओवर प्राइसिंग थी, जो इसमें दोनों साइड से एक आपस में एग्रीमेंट होके एक जमाने से माफियाज चल रहे थे जिसमें हुकूमत के अंदर लोग बैठे हुए थे पॉलिसी मेकिंग में और वो इसको बैक करते थे और एक इंडस्ट्री खड़ी की गई स्पेसिफिकली ताकि उसमें से पैसा बनाया जाए। हम उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें ये सारे जो मनाजिर आप देख रहे हैं ये उसके आफ्टर शॉक्स हैं जो आ रहे हैं, क्योंकि जब आप इस सारे निज़ाम को, इस माफिया को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं तो कुछ अरसे के लिए मुश्किलात भी आती हैं और इस तरह के गैर मामूली हालात भी होते हैं। जिस वक्त ये सारी चीजें कंट्रोल होगी, एक लास्ट जुमला सुने, जिस वक्त ये चीजें यानी कि डिमांड सप्लाई पे मार्केट खुद आ जाएगी और बीच में से जो मनी मेकिंग करने वाला या सट्टाबाजी करने वाला या इसको कंट्रोल करने वाला, चाहे कहीं से भी हो रहा है, वो मामला खत्म होंगे और जो एक नेचुरल डिमांड और सप्लाई आ जाएगी, ये प्राइसेस खुद ब खुद आ जाएगी। हमें बताने की जरूरत नहीं होगी कि इतनी कीमत रखें। दुनिया में कहीं नहीं होता कि मुतय्यन की जाए। ठीक है कमल साहिबा, मैं ये कह सकती हूँ कि 3.25 साल हो गए इस माफिया से लड़ते और कम से कम अगले 2 साल में आप इस माफिया पे काबू पा लेंगे। कमल साहिबा, आपके अपने 40 मेंबर आपसे इंसाफ मांग रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं कदम उठाने पर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, राजा साहब की मैं एहतराम करती हूँ लेकिन मैं उनकी स्टेटमेंट से और इस लहजे से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। जब भी कानून को या जो भी इदारों में अभी भी फ्लॉज हैं, मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि अभी वहाँ पर भी बहुत सारी क्लिनजिंग की और बहुत सारी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, अदालतों में भी है। UN की रिपोर्ट के बाद तो जाहिर है बहुत सारी बातें सामने भी आई हैं, लेकिन जो ये सब कुछ हो रहा है, जो जिस कटहरे में आज जहांगीर तरीन साहब भी खड़े हैं या और लोग भी खड़े हैं, ये अनयूजुअल है। इस तरह का कभी दुनिया ने देखा नहीं है। समेत हमारे, हम भी सिस्टम का शिकार हुए। मेरे पे कितने केसेस बन जाते हैं, मेरी अपनी हुकूमत है और अगर प्राइम मिनिस्टर तक मेरी एक्सेस है तो मुझे जाके SHO से या ASI साहब से जो जिसका रोल बनता है इदारे में। माजरत कमल साहब, आपको रोक रही हूँ, आप इसे कह रही हैं कि कानूनी तौर पर सब हो रहा है। सलमान नईम अभी बात करते हुए इसको इंतकामी कार्रवाई कह रहे थे, इनके साथ जो 40 लोग खड़े हैं वो भी इसको इंतकामी कार्रवाई कह रहे हैं। खुद जहांगीर तरीन ने गुज़िश्ता रोज ये कहा कि जो केस चल रहा है उसमें ना माफिया का जिक्र है, ना इल्जाम है, ना कुछ इकट्ठा करने का है। ये सुनिए उन्होंने क्या कहा, फिर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। आज तक तीनों FIR में कोई ऐसा इल्जाम नहीं लगाया गया, किसी ने कहीं पे भी कोई बात नहीं की कि जहांगीर तरीन को ऊपर शुगर का केस चल रहा है। शुगर का माफिया का जिक्र नहीं है, ना इल्जाम है। शुगर कार्टेल का यानी कि इकट्ठे होकर काम करने का इल्जाम नहीं है, आप पढ़ लें। चीनी की कीमत बढ़ने का जिक्र भी नहीं है। मेरे कारोबार के 8-8, 10-10 साल पुराने चीजों को उन्होंने उठाया हुआ है। फर्जी कहानी बनाई हुई है। कमल साहिबा, फर्जी कहानी है, सियासी हैंडलिंग है ये जहांगीर तरीन इशू की, या कानूनी है तमाम मामला? देखिए, तरीन साहब की मैं वकील नहीं हूं और ना मैं जो इस वक्त मामला हो रहा है मैं उसकी भी वकालत नहीं करूंगी। मैं सिर्फ एक आपको जो एक ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है जी, मैं बस सिर्फ वही बताने लगी हूँ। देखिए, अब मामला चला गया इदारों में, सब जुडिस है,
मैं यहाँ बैठ के या आप, हमें किसी को ये इख्तियार नहीं है कि हम जजमेंटल हो जाएं या जजमेंट पास करें कि फलाना जो है उसके ऊपर ये इल्जाम में और कन्विक्शन में फर्क है। मैं समझती हूँ कि इदारे अभी जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, तरीन साहब के पास भी पूरा इख्तियार है, होना चाहिए कि वो अपने शवाहिद पेश करें और जो फ्री एंड फेयर ट्रायल के रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो, और उसके बाद फिर हम इसको मीडिया की डिस्कशन बनाएं कि सही हुआ है या गलत हुआ है। नहीं, मगर जब आप लोग मिलेंगे नहीं कमल साहिबा, जब वजीर आजम अपने ही लोगों की दरखास्त नहीं सुन रहे, वो कहते हैं हमने खत लिखा है, मुलाकात नहीं होगी, बात नहीं होगी, तो फिर जब आप अपने ग्रीवेंस नहीं सुनेंगे वो मीडिया पर लेकर आ जाएंगे। देखिए, मीडिया पे लाना एक आसान तरीकेकार बन गया, इसलिए कि मीडिया सुनता है और पहुंचाता है और एक पब्लिक नैरेटिव बनता है। रियलिटी और परसेप्शन का पाकिस्तान में बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट है। असलियत क्या होती है, बनाए के क्या पेश की जाती है। अब आज देखें, मरियम औरंगजेब साहिबा भी रोजाना मुकदमा पूरा नून लीग का जो है वो खड़ी होकर टीवी पर लड़ती हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब इस चीज पे बिलीव करते हैं कि फ्री एंड फेयर ट्रायल हो, अपने आप को क्लियर कराएं और वापस आएं, लेकिन इसमें मैं समझती हूँ कि इदारों में अभी शॉर्टकमिंग्स हैं, उसको भी हमें ज़हन में जरूर रखना चाहिए। लेकिन जहां तक मुलाकात है, मैं प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे कोई इस वक्त जवाब नहीं दे सकती है। उनकी अपनी सवाबदीद है कि वो इस सारी सिचुएशन के लिए मिलना चाहते हैं या वैसे मिलना चाहते हैं। अगर आप देखें, कुछ तो बात होगी ना, ये मीडिया के ऊपर, माजरत कमल साहिबा, ये इतना डिस्कशन है, कुछ तो आप लोगों के पास गाइडलाइंस होंगी कि इस पर बात होनी है नहीं होनी, उस खत को कैसे आप लोग उस पर बात करेंगे या करेंगे नहीं? नहीं, मेरे पास नहीं है। मैं सिर्फ क्लियरली आपको बता दूं, मुझे इसके बारे में ना हमें कोई इंस्ट्रक्शंस आई है, ना स्पोक्स पर्सन को इन चीजों में इन्वॉल्व किया गया। लेकिन मैं एक नैरेटिव जरूर कहूंगी कि जिस वक्त ये सारी चीनी का मामला हुआ, जहांगीर तरीन साहब उस वक्त बीमार थे और अपनी ट्रीटमेंट के लिए लंदन गए। पूरे मीडिया समेत अपोजिशन ने शोर मचा दिया कि जहांगीर तरीन साहब को बेल आउट करके वजीर आजम इमरान खान साहब ने बाहर भिजवा दिया। जिस वक्त वो वापस आए तो कहा कि अब उनसे क्योंकि डील हो गई है, उनके बगैर गुजारा नहीं होता, इसलिए उनको वापस बुला लिया है। आज वो कटहरे में खड़े हैं, आज वो जाके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, तो आज वजीर आजम को बहुत ज्यादा जो है वो एक जालिम शख्स के तौर पे जो अपोजिशन का जो एक नैरेटिव है वही हैमर किया जा रहा है। तो देखें, जब पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ सबके लिए इंप्लीमेंट होगा, चाहे उसमें कोई भी हो, चाहे मैं हूं, चाहे जहांगीर तरीन साहब है, चाहे अपोजिशन है, इदारों में हमें जाके क्लियर कराना पड़ेगा। लेकिन यहां पर मैं ये बात फिर कहूंगी कि इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग करने का काम जो है वो अभी तक पेंडिंग में पड़ा हुआ है, और उसमें अपोजिशन आके काम इसलिए नहीं करती क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको एनआरओ मिल जाए या बेल आउट कर दिया जाए। इदारों को ठीक करना हमारा काम है। यूएन की रिपोर्ट जो आई है इस वक्त अदालतों के बारे में, वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि यहाँ दो नहीं एक पाकिस्तान होना चाहिए, कि अगर मैं या कोई भी जाए तो जो ये भी नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं पर्सनली दुरुस्त कह रही हैं, होना चाहिए, मगर वो कंक्लूड होता भी नजर आना चाहिए। सेकंड दे आयशा, मुझे सिर्फ एक जुमला कहने दे कि ये डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई हुकूमती नुमाइंदा या कोई अमीर आदमी अदालत में गया तो उसको ह्यूमिलेट किया जाए। वो उस वक्त अदालत में एक साइल के तौर पे गया, आप उसकी बात तो सुने और उसके बाद जजमेंट दें। तो ये रवैये हमें हम तो सवाल उठा रहे हैं और वो सवाल उठा रहे हैं जो खुद आपके लोग सवाल उठा रहे हैं। जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है। अब्बासी साहब, पहले तो मैं आपसे कमेंट चाहूंगी, ये जो तरीन साहब का फैक्टर एक पीटीआई के अंदर से और जिस पर बहुत अग्रेसिव रद्द-ए-अमल भी आ रहा है, आपके ख्याल में क्या जो वो उनका ग्रुप कह रहा है या वो खुद कह रहे हैं कि इंतकामी कार्रवाई हो रही है और सियासी तौर पर हैंडल हो रही हैं चीजें, और यह जो फिर हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि लीगली तमाम मामलात हैंडल हो रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहे वजीर आजम इनसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, मिलना ना मिलना तो वजीर आजम साहब ने ये फैसला करना है। मुझे जहांगीर तरीन साहब जो कह रहे हैं उससे भी ज्यादा इसलिए सरोकार नहीं है कि जहांगीर तरीन साहब इस केस में अक्यूज हैं और उन्हें अपनी बेगुनाही अदालतों में या जहां भी साबित करें। लेकिन मुझे बहुत सीरियस कंसर्न है जो पीटीआई के एमएनएज और एमपीएज उनके साथ खड़े। मैं उनकी बात जरूर यहाँ करूंगा कि वो क्या कह रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब एक एलिगेशन है, एक केस है, उनके खिलाफ एक एफआईआर हुई है, सच्ची है झूठी है वक्त साबित करेगा, अदालतें में मिली है, वो उन्होंने कहा मैं अपनी बेगुनाह साबित करूंगा। लेकिन जो 30 लोग पीटीआई के टिकटों पे जीते हुए हैं, वो जब ये बात करते हैं कि उसके साथ ज्यादती हो रही है, उसके साथ पर्सनल स्कोर सेटल किया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर हाउस से उसके साथ उसे विक्टिमाइज किया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में इमरान खान के कहने पर लोग उसकी इज्जत उछाल रहे हैं, और अगर हमारे साथ ये ज्यादती होती रही है हम इस पर एक्शन लेंगे। ये वो बातें जो अपोजिशन कहा करती थी। आपको पता है कि हम सारे ये कहा करते थे कि इस हुकूमत का एक माइंड सेट है कि वो अपनी अपोजिशन को दुश्मन समझती है। जो इनके खिलाफ बात करे, जो इनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करे, जो इनसे सवाल पूछे, या इसके पीछे ये नैब लगाते हैं या FIA लगाते हैं या दूसरी एजेंसी लगाते हैं या अब एंटी करप्शन सूबा में लगा रहे हैं,
अपोजिशन ये तसल्सल से ये बात कह रही थी, लेकिन तारीख में पहली दफा हुआ है आज तक देख ले कि कभी भी सिटिंग हुकूमत के लोग उठकर, उसके एमएलए और एमपीएज उठकर अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में ये कभी नहीं कहते थे। ये पहली दफा हमने तारीख में सुना है। वो क्यों कह रहे हैं? वो समझते हैं कि ये ज्यादती हो रही है, वो समझते हैं कि इस आदमी के साथ भी और इस निजाम में बाकी लोगों के साथ भी ज्यादती हो रही है, इसलिए उन्होंने ये इकदाम उठाया है। और जो अपोजिशन हमेशा से कह रही थी, पहली दफा अपोजिशन को हुकूमत के अंदर से सपोर्ट मिली है। वो कह रहे हैं कि अपना जाति को सेटल करते हैं। अब आते हैं कि ये कहते हैं कि जहांगीर तरीन साहब के ऊपर केस क्या है। अगर तो ये चीनी वाला केस है, चीनी वाला स्कैंडल है जो FIA का, तो वो तो समझ आती थी, लेकिन उनके ऊपर इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी खोल दिया है। इनके ऊपर उनके जायदादों के जो केस है बाकी भी खोल दिए हैं। वो कहते हैं मेरे खिलाफ FIR है, इस्लामाबाद में काटी गई है, लाहौर में भिजवाई गई है। ये किसी भी एक आदमी के साथ हमारा उनके साथ कोई मदर्दी नहीं है, लेकिन हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम जिस तरह हमें विक्टिमाइज किया गया इस तरह किसी और आदमी को भी विक्टिमाइज करें। इसलिए मतलब आप लोग हमदर्दी महसूस कर रहे हैं जहांगीर तरीन साहब के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई मदर्दी उनके। हम कहते हैं कि अगर उनके खिलाफ चीनी स्कैंडल में केस है तो मेहरबानी तो वो केसेस जरूर चलाएं। अगर उसने जुर्म किया तो उसे सजा दें, लेकिन नाम चीनी स्कैंडल का लेके बाकी अगर आप उसके साथ कोई स्कोर सेटल कर रहे हैं, जिस तरह वो कह रहे हैं कि बाकी चीजें चीनी स्कैंडल में तो उनके खिलाफ वाकई वो हमने देखी है, उसके ऊपर तो उनके खिलाफ नहीं केसेस, बाकी केसेस खोले जा रहे हैं और नाम कुछ और लिया जा रहा है, जिसका मतलब है कि हुकूमत कुछ चीज छुपाना चाह रही है और छुपा के ही अपना सेटल कर रही है। चलो ये हम हुकूमत से पूछेंगे। मुझे शहबाज शरीफ के केस की तरफ आने दें थोड़ा सा। मुझे एक सवाल का थोड़ा सा जवाब और देने दें। ये 3 साल पहले जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में नहीं आए थे, तसल्सल से एक बात कहा करते थे, मैं आऊंगा, मैं पुलिस में रिफॉर्म लेके आऊंगा, मैं आऊंगा, मैं प्रोसिक्यूशन ब्रांच बेहतर करूंगा, मैं आऊंगा, मैं अदालतों के अंदर जो नुकायत हैं उनको दूर करूंगा, मैं आऊंगा, मैं रिकॉर्ड लेजिस्लेशन करूंगा। किसी एक तरफ भी एक अभी तक कदम नहीं उठाया गया। ये आपको देखा है कि जब ये आए थे हुकूमत, इन्होंने कहा कि फ्रंटियर की पुलिस हमने ठीक की थी, वही दुरानी साहब को मैं लेके यहाँ आया हूँ और उनको लगाऊंगा, हफ्ते बाद उनको चेस किया। ये सिर्फ रोज IG तब्दील करने में, चीफ सेक्रेटरी तब्दील करने में, मिनिस्टर तब्दील करने में, सेक्रेटरी तब्दील करने में लगे हुए हैं। ये काम इनको खुद समझ नहीं आ रहा। जिसको खुद ना समझ आ रहा होता है वो दूसरों को जिम्मे ढाता है और उनको तब्दील करता है। वो सुबह जो बेस्ट सुबह था मियां शहबाज शरीफ साहब के जमाने में, पंजाब की हालत आप देख लें, किसी और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट से, किसी आदमी से पूछना, आई एम श्योर कि आप खुद भी नजर रखती हैं वो जो उसकी रोड थी, उसकी मोटर। अब्बासी साहब, आप भी दुरुस्त सवालात उठा रहे हैं। वाकई में मैं खुद लाहौर में हूँ। मुझे ब्रेक की इजाजत दे दीजिएगा। ब्रेक से वापस आते हैं तो शहबाज शरीफ की जमानत का मामला, साथ ही साथ वो जो सवाल कंवल से जवाब लेंगे और फिर जहांगीर तरीन ग्रुप आखिर किस हद तक जा सकता है, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। अब्बासी साहब, ये शहबाज शरीफ की जमानत का आखिर मसला और मामला क्या है? 2 जज 2 फैसले, और फिर शहबाज गिल साहब तो कहते हैं कि आपके तर्जुमानों ने नून लीग के मामले की तशरीह गलत की है। कोई कानूनी रास्ता है अब आपके पास? शहबाज गिल को तो खैर समझ ही नहीं है। वो किसी किस्म से समझदार आदमी को बुलाते हैं। जो जजमेंट आई है अदालत में, जो अनाउंस हुआ है, और आज जो दूसरे जज साहब हैं उन्होंने खुद कहा है कि जो सीनियर जज थे उन्होंने अनाउंस किया है, उन्होंने कहा, उन्होंने मेरी मौजूदगी में कहा कि हमने यूनानिमस बेल की है। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे भेजी है, वो फाइल भेजी है खुद साइन करके, और मुझे कहा कि आप साइन करें। आप आज सारी अखबारात में भी आया हुआ है, आप उसकी कापी मंगवा के देख लें। और मैंने कहा है कि नहीं जी, मेरा उस वक्त ये व्यू पॉइंट नहीं था, आपने मुझे सही समझा नहीं है, लिहाजा मेरा व्यू पॉइंट मेरा डिफरेंट था, इसलिए वो रेफरी जज के पास केस जो है वो रेफर होगा। हमने ना बैठे हुए थे, ना हमने इस जजमेंट की अनाउंस किया है, ना अदालत के किसी रजिस्ट्रार ने कहा है कि हमने ये नहीं कहा था, बल्कि ये स्टेब्लिश हुआ है कि जो अदालत के अंदर ऑर्डर आके अनाउंस हुआ है, बताया गया, उस वक्त यही बताया गया है कि आप छोटी बॉन्ड का बंदोबस्त करें। बेल हो गई है। उसके बाद छोटी बॉन्ड का जब बंदोबस्त किया गया तो उन्होंने कहा जी कि अभी तक इस पर जजमेंट की जो आई है, अभी जजमेंट पर साइन नहीं हुए। पता किया है तो उन्होंने कहा जी कि एक जज साहब ने जो सीनियर बेंच हेड कर रहे थे उन्होंने कहा भी और दूसरे को कॉपी भेजी हुई है। जब दूसरे से फाइल वापस आई है तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, मैंने उस वक्त भी उनको कहा था, शायद वो मेरी बात समझ नहीं सके, पर उन्होंने उस पर ज्यादा सख्त रिमार्क्स देखे जो मैं नहीं कहना चाह रहा, ये जुडिशरी का मामला है, वो आपस में सेटल करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मामला रेफरी जज को भेजा है और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह उनकी बेल मेरिट पे है, उनकी बेल जरूर होगी। ये सारे वो केसेस हैं, आज तक आप शहबाज साहब का केस देख ले, हमजा साहब का देख ले, बाकी सारे केसेस देख ले, 2.5 साल 2 साल लोगों को अंदर रखने के बाद पता चला है वो आज चीनों को रखा है, बाकी के खिलाफ तो कुछ चीज एलिगेशन ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस नैब के बारे में कुछ दिन पहले अपने जजमेंट में कहा
ये अदारा हुआ है जो हुकूमत के कहने पर लोगों की अब्बासी साहब, ये इदारों की बात वो भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। बात यह कि हुकूमतों में बैठे हो तो इन इदारों के अंदर वो तस्दीक की जाए ना, जिसकी आप दुरुस्त कह रहे हैं। कंवल शौसफ साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाहें, उन्होंने आप पर काफी सारे सवालात और हुकूमत पर भी उठाए, तो आप रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं सलमान साहब की तरफ जाऊँ। देखिए जी, हमारे पे तो इन्होंने सवालात उठा दिए और इनको इदारों पे भी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन जिस वक्त इनके ऊपर ये केसेस बनाए पीपल्स पार्टी ने और इन्होंने बनाए उनके ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर, खुर्शीद शाह के ऊपर जो केस बनाया था वो इनके दौर में बना, और जो हमारे पुराने इंटीरियर मिनिस्टर थे, इनके बड़े करीबी थे चौधरी निसार साहब, उन्होंने 2015 में पूरी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके अभी तक आपके पास वीडियो क्लिप्स पड़े होंगे, वो जरा निकाल के चला दें कि उन्होंने क्या खुर्शीद शाह साहब के बारे में बात की थी। इन्होंने कहा इदारों को इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, नैब में जो सैफुर रहमान का कैरेक्टर था और जस्टिस कयूम साहब को जो फोन कॉल गई थी वो किसी और नहीं, शहबाज शरीफ साहब की गई थी, और रिक्वेस्टें जो है वो नवाज शरीफ की फॉरवर्ड कर रहे थे। तो ये विक्टिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट और इदारों को इस्तेमाल करने का की दागवेल आपने डाली, हमने नहीं इसको आगे लेके चले। जहां तक कहा कि इन्होंने कि ये केसेस पुराने हैं, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि जी लोगों को डिटेन करके और नहीं किया गया, तो ये मैं समझती हूँ कि नैब की शॉर्ट कमिंग है कि वो इंक्वायरी कंप्लीट नहीं करते, कंक्लूड नहीं करते। और उसकी भी रीजन ये है कि उनके प्रोसिक्यूटर जो है वो, इनके प्रोसिक्यूटर 75 करोड़ रुपया लेने वाले हैं, वो बेचारे साइकिलों पे आने वाले हैं। तो कैपेसिटी बिल्डिंग की जब बात करे हुकूमत, तो ये कहते नहीं जी उनको एकम्प्रेस करें। दूसरी बात, जब हम कहते हैं कि रिफॉर्म्स पे बात करें, तो ये 34 अमेंडमेंट्स लेकर आ जाते हैं, जिसमें इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि शरीफ खानदान के केसेस कौन कौन से, कब कब के, वो बंद करा दें। उधर से वो आ जाते हैं कि जरदारी खानदान के कौन कौन से, वो बंद करा दें। आप इदारों को मुल्क के लिए काम करने में, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में कितनी दफा आके बैठे हैं और कंसल्टेशन की, और सीरियस कंसल्टेशन करके आप आगे बढ़े हैं। अच्छा, जहां तक अदालत की बात है, देखिए अदालत हुकूमत नहीं चला रही होती है, अदालत तो फ्री होती है। अब ये 2 रुकनी बेंच था, एक जज साहब से दूसरे जज साहब की जो बातचीत है या उनका जो रिटन ऑर्डर है, वो डिसेंटिंग नोट उन्होंने लिखा, उससे मुतरादिफ है या उस पर उन्होंने एतराज किया है, तो इसलिए बेल नहीं हो सकी। जब रेफरी जज मुकर्रर किया जाएगा और ये दोबारा मामला वहां जाएगा, तो फिर हम देख लेंगे कि क्या उसका फ्री एंड फेयर ट्रायल होता है और क्या मामला आते हैं। दोनों जजेस ने अपनी अपनी बात लिख के, तो वो आप सबके पास ज्यादा है, और 2 दिन से वो चल रही है स्क्रीन पे। एक जज साहब कहते हैं कि केसेस हैं और मामला सीरियस है और इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, दूसरे का फर्क है। तो अब ऑनरेबल जजेस के जो मामलात हैं उनके हम जजमेंट को तो डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वो किस नियत से किया, क्या हुआ, वो तो मैं या ये अब्बासी साहब उस पर हम बात नहीं कर सकते। और मेरा ख्याल है मरियम औरंगजेब साहिबा को भी ये अब ट्रेड अपना बदलना चाहिए नून लीग को, कि जब इनको रिलीफ मिलता है तो ये बल्ले बल्ले करते हैं, भंगड़े डालते हैं और उनकी शान में कसीदे पढ़ते हैं। और अगर कोई इनसे कोई थोड़ा डायसेंटिंग नोट दे दे, जैसे एक जज साहब है हमारे चीफ जस्टिस थे, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उमर अता बंदयाल साहब, पूरा इन्होंने उसके खिलाफ सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला दिया डस्का केस पे। तो थोड़ा सा ना अदालतों को कंट्रोवर्शियल, मरियम साहिबा, ये एक डिफरेंट अब डिबेट हो जाएगी सोशल मीडिया पर, तो कौन कौन से ट्रेंड और किस तरह के नहीं चलते, इसको हम एक तरफ रखते हैं। मैं सलमान की तरफ जाना चाहूंगी। सलमान साहब, कुछ खबरें ये भी हैं कि कहीं ना कहीं मुज़ाकरात, मुसालिहत की कोशिश हो रही है। आपके इल्म है कौन मुफाहिमत कराने की या मुसालिहत की कोशिश कर रहा है, अगर कहीं हो रही है, और क्या राब्तों में कोई कहीं मुस्बत या नवीद की उम्मीद दिखी है आप लोगों को अब तक? जी, जहांगीर तरीन साहब क्योंकि 2010 से पीटीआई में हैं, तो उनके बहुत सारे और भी दोस्त हैं जो फेडरल कैबिनेट में भी हैं, एमएनएज हैं, एमपीएज हैं। जाहिर है उनकी कोशिश यही है कि प्राइम मिनिस्टर से कोई ना कोई उनके मामलात जो हैं वो अच्छे हो जाएं। लेकिन जब तक प्राइम मिनिस्टर या उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो खुद नहीं चाहेंगे कि इस तरह हो, तो तब तक कैसे मुमकिन है ये? अगर किसी एक वफाकी वजीर की या 2 वफाकी वज़रा की ये ख्वाहिश है, जब तक प्राइम मिनिस्टर खुद नहीं चाहते तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है। और दूसरी बात मैं एक और ऐड करना चाहूँगा आपके प्रोग्राम के ज़रिए, कि हम लोग कहते हैं कि हम माफियाज को कंट्रोल कर रहे हैं, अपोजिशन हमारा साथ नहीं दे रही, हम जो है वो इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाहते हैं, अपोजिशन हमारा साथ नहीं दे रही। देखिए, लोगों ने वोट हमें दिए थे, ये लोग अब हमसे नहीं सुनते। हम अब जब हल्कों में अगर जाते हैं, अगर हम ये लोगों को कहे कि अपोजिशन हमारा साथ नहीं दे रही, तो वो कहते हैं यार हम लोग तो फिर वोट भी अपोजिशन को ही दे देते, फिर हमने वोट क्यों आपको दिए थे? देखिए, इन चीज़ों को हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। लोगों को हमें जवाब देना है कि चीनी आपको जो 1 किलो अगर मिल रही है और आईडी कार्ड दिखाकर मिल रही है, तो वो क्यों मिल रही है? ऑपोजिशन पर हम एक हद तक पहले 1-1.5 साल में जो मलबा डालना था डाल दिया। अब हमें ये कबूल करना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है, अगर मिसमैनेजमेंट है वो भी हमारी वजह से है, अगर कोई अच्छी चीज़ है वो भी हमारी वजह से है।
आप ठीक कह रहे हैं सलमान साहब, ये तो फिर दो नुक्ता नजर आपकी जमात से आ रहे हैं, अच्छा है। लेकिन मैं जो आपसे पहले भी बात की है, मीटिंग्स में कोई ना कोई नाम तो डिस्कस होता है। अभी आपने कहा वजीर आजम साहब नहीं मिलना चाह रहे या उनके करीब के लोग, अब बहुत से नाम जो है वो मीडिया में भी गर्दिश कर रहे होते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम है, असद उमर साहब का नाम है, शहजाद अकबर का नाम है, आजम खान का नाम है। आप लोग आखिर किसका नाम डिस्कस करते हैं? गवर्नर सरवर से आपकी मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के बाद आप लोगों के दरमियान क्या तय हुआ? कहीं ना कहीं तो कुछ तय हो रहा है और यकीनी तौर पर नामों के साथ बात हो रही है। जी बिल्कुल, आपने जो नाम लिए तकरीबन यही नाम लिए जाते हैं डिफरेंट मौक़ों पर, लेकिन गवर्नर सरवर साहब से जो मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने बिल्कुल कैटेगोरिकली कहा कि उनका कोई कंसर्न नहीं है। वो चाहते हैं जहांगीर तरीन साहब जो है वो इस सारे मामले से निकलें, क्योंकि वो समझते हैं कि जहांगीर तरीन साहब के बगैर पार्टी जो है ना वो ठीक तरीके से नहीं चल पा रही। जो चीज़ें जहांगीर तरीन साहब पार्टी की मैनेज कर लेते होते थे, वो चीज़ें अब मैनेज नहीं हो रही। तो गवर्नर सरवर साहब से मैंने पॉजिटिव बात ही सुनी है, उन्होंने कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं की। नहीं तो कोई पैगाम दिया गया आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, हमारा तो पैगाम देखें मीडिया के जरिए भी यही है, प्राइम मिनिस्टर को जो लेटर लिखा उसमें भी यही है, गवर्नर सरवर साहब को भी यही कहा कि देखिए अभी अब्बासी साहब कह रहे थे कि अगर शुगर स्कैंडल में जो है ना जहांगीर तरीन साहब को पकड़ा है तो फिर तो ठीक है, अगर दूसरे कोई इश्यूज हैं फिर जो है वो गलत है। मैं आपको ये बता दूं कि 3 FIR जो जहांगीर तरीन साहब पे हुई हैं उसमें शुगर की कीमतों का या फिर चीनी के हवाले से कोई चीज़ दर्ज ही नहीं है। उस पर तो ये दर्ज है कि जो है ना वो FIR में कि आपने अपने बेटे के नाम पे क्यों पैसे ट्रांजैक्शन की, आपने अपने दामाद की कंपनी को क्यों ट्रांजैक्शन की 2010 में या 2012 में। मुझे बताएं 2010 या 12 में कोई ट्रांजैक्शन अगर हुई है उसका चीनी की कीमत से क्या ताल्लुक है कि 2020 में अगर चीनी की कीमत में इजाफा हुआ है? तो सलमान साहब जो आप बात कर रहे हैं अभी, अगर इसको दूसरे जाविये से देखा जाए तो बात तो ये भी की जाती है कि जो कमजोर FIR काटी गई, जिसको वो भी कह रहे हैं कि इन FIRs में कुछ नहीं, तो इसका फायदा तो तरीन साहब को होगा। ये इस इल्जाम पर फिर आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे कि अगर इन FIR में कोई दम ही नहीं है तो कल को बेल आउट हो जाएंगे? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह बेल आउट जरूर होंगे और हम समझते हैं कि इंशाल्लाह बेल आउट होंगे, और अगर कमजोर है या जिस तरह की भी FIR है इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। लेकिन हमारा पॉइंट ये है कि जहांगीर तरीन साहब ने इतनी मेहनत की जिस पार्टी को खड़ी करने के लिए, अगर उस पार्टी की आज गवर्नमेंट है तो उसी गवर्नमेंट में ये हो रहा है। अवाम को ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि जो महंगाई है, जो का एजेंडा है ना, आपका बयानिया था एहतसाब और इंसाफ का, तो वही तो कर रहे हैं वजीर आजम साहब। 20% शेयर है शुगर इंडस्ट्री में, और अगर जी अवाम को ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि जो चीनी की कीमतों में इजाफा है या जो बाकी कमोडिटीज की जो है ना वो कीमतों में इजाफा है वो जहांगीर तरीन की वजह से है, जबकि FIR में तो ये दर्ज ही नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो अवाम को इंप्रेशन दिया जा रहा है जहांगीर तरीन के ऊपर, एक शरीफ आदमी के ऊपर, एक ईमानदार आदमी के ऊपर धब्बा लगाया जा रहा है, वो ना लगाया जाए। प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जावेद अब्बासी साहब से पूछेंगे कि अगर ये जहांगीर खान तरीन ग्रुप इस्तीफे देता है तो क्या नून लीग इनका हाथ पकड़ेगी? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। ये अब आप वहां ले गए, इसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है। मैं अब्बासी साहब, अगर ये जहांगीर तरीन ग्रुप रिजाइन की तरफ जाता और ऐसी कोई बात होती तो क्या पंजाब में नून लीग हाथ पकड़ाएगी? देखिए, पहले ये बात समझने वाली जरूर है कि जहांगीर तरीन साहब ने ये काम चीनी का कल शुरू नहीं किया, ना इमरान खान साहब की हुकूमत आने के बाद उन्होंने शुरू किया है। वो एक बिजनेसमैन आदमी है, एक जमाने से बिजनेस इस मुल्क में कर रहा है। अगर तो उनके खिलाफ कोई क्लियर कट केस था तो उसी केस पे इनको रहना चाहिए था। अब अभी आपने कहा कि जो कमजोर FIR है, क्या उन पर 302 तो नहीं लग सकती था? कमजोर FIR होना या ना होना कल अदालतें में एक आदमी की आप इज्जत जो है खराब कर रहे हैं पाकिस्तान के लोगों के सामने, उसकी पगड़ी उछाल रहे हैं, उसके खानदान की पगड़ी उछाल रहे हैं, उस पर एलिगेशन लगा रहे हैं। और उस वक्त जब वो उसकी अपनी हुकूमत हो, ये बहुत बड़े दुख की बात होती है। एक आदमी जिसने हुकूमत बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया है, मैं समझता हूँ कि अगर जहांगीर तरीन इस पार्टी में ना होते आज शायद इमरान खान साहब की हुकूमत ना होती जिस तरह उसने मेहनत से बनाई है। आप जब अपने उस आदमी को सजा देने के लिए इस हद तक जाते, फिर ये माइंड सेट शो करता है कि जो भी आपके खिलाफ या आपकी पॉलिसी के खिलाफ या आपके जो इर्द गिर्द है उनके खिलाफ कोई बात करे कि जी गवर्नेंस के इशू ठीक करें और उसको आप ये हाल करें, ये बड़ी ज्यादती है हमारी नजर में। बाकी जो सवाल आपने पूछा है वो वक्त आएगा, हम देखेंगे। अभी तक हमारा कोई ऐसा राब्ता है नहीं है। ये सारे लोग PTI के हैं, ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आप इन्हें संजीदगी से नहीं ले रहे। ये ग्रुप है, 40 लोग, एक फैसला कुन तादाद इनके साथ है, चाहे वफाक या पंजाब की बात की जाए। किसी में पंजाब की बात, मैं कहता हूँ कि ये मेरी नजर में ये सारे ऑनरेबल इलेक्टेड लोग हैं, ये अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि ये कोई साजिश करने के लिए आए हुए हैं, या ना ये साजिश करने के लिए इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश करने के लिए निकले, ना ये गुलजार खराम का खिलाफ साजिश करने निकले। ये क्या कह रहे हैं ये इलेक्टेड लोग? ये कह रहे हैं कि मेहरबानी करके
अगर इस आदमी के खिलाफ कुछ नहीं है तो इसको ये सजा मत दें। अगर गवर्नेंस के इशू है तो ठीक करें। अगर इस मुल्क में महंगाई है तो मेहरबानी करके इसमें कमी करें। अगर इस मुल्क में बेरोजगारी है तो इसको कंट्रोल करें। अगर इस मुल्क के अंदर आपने वादे किए हो तो पूरे करें। ये इस हुकूमत को संजीदगी से लेना चाहिए थी। लोगों को सीने लगाना चाहिए था कि ये वो है जो आवाज उठा रहे हैं कि कल हम अवाम में जाएंगे तो हमारा क्या हाल होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई हुकूमत बदलाने के चक्रों में आए हैं। बासी साहब, अवाम हमें सीने के साथ लगा रही है, यकीन करें। अवाम जरूर लगा रही है क्योंकि पहले तो नून लीग मिलना नहीं चाह रही। नून लीग के लिए बुज़दार साहब ही बेहतरीन है इस वक्त। ये नून लीग का पॉइंट ऑफ व्यू है। नहीं ये मैं क्यों समझ, आपको पंजाब का गम भी तो बहुत आ रहा था ना बासी साहब कुछ देर पहले, मैंने तो इसलिए पूछा। तो ले आप क्यों समझेंगे? मैं नहीं समझा कि ये लोग साजिश कर रहे हैं। मैंने समझा कि ये बुज़दार साहब के खिलाफ निकले। मैंने समझा कि इमरान खान के खिलाफ निकले। ये हक के लिए निकले हैं कि ये कहते हैं इस पार्टी को, इस हुकूमत को समझा रहे हैं कि मेहरबानी करो। सर वो सिर्फ जहांगीर तरीन के मुकदमात के लिए निकले हैं। सलमान नईम साहब आप लोग एक एनआरओ के लिए निकले हैं। इस तरह नहीं, वो हक की बात कर रहे हैं ना। अगर सलमान उसके साथ भी निकले सर कानूनी मामलात हैं। सलमान साहब क्या किसी एनआरओ के लिए आप लोग ये सब कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन के मामला सेटल हो जाए तो आप बैठ जाएंगे 40 के 40 लोग, फिर कोई मसला नजर नहीं आएगा आप लोगों को? देखिए, एक शरीफ आदमी के साथ खड़े होना कौन सा एनआरओ हम डिमांड कर रहे हैं? हमने तो ये अदालतें तय करेगी ना जब कानूनी मामला चल रहे हैं। सलमान साहब, जिस तरह का लबो लहजा आप अपनी जमात के लिए खुद इख्तियार कर रहे हैं, फिर आप लोग नाम नहीं लेते, प्रेशर टैक्टिक्स यूज किए जा रहे हैं, क्या ब्लैकमेल कर रहे हैं गवर्नमेंट को? लेकिन सुबह शाम जो है कुछ लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ, उनके कैरेक्टर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अवाम में ये इंप्रेशन देने की कोशिश करते हैं कि जो महंगाई है, जो बुराइयां सारी जहांगीर तरीन की वजह से हैं। वो क्या ठीक है? मुझे बताएं। हम उसके खिलाफ ना खड़े हों। उसके खिलाफ खड़े होना कौन सा एनआरओ है? अच्छा, वो पहला तो बड़ा एक सीधा साधा सा सवाल है कि सिर्फ जहांगीर तरीन वाहिद इशू है आप तमाम 40 लोगों का, इस पर एनआरओ चाहिए, जैसे कहेंगे कि मामला हल होना चाहिए? जी फिलहाल हमारा ये इशू है और बाकी इश्यूज भी हैं, जाहिर है। अच्छा, और जो 4 लोगों के नाम मैंने आगाज में लिए, इस्तीफों के अलावा कोई और स्ट्रेटेजी है? क्योंकि अभी तक तो कोई मुस्बत जवाब आप लोगों को नहीं मिला है। जी 2-3 MPAs का ये मुतालबा था कि हमें इस्तीफे जो है ना वो उनकी तरफ जाना चाहिए, और बाकी कुछ लोगों का ये भी राय थी कि हमें जो आगे बजट आ रहा है उसके इजलास का जो है ना वो बाइकआउट करना चाहिए। बहुत सारे ऑप्शन सामने आए, इंशाल्लाह 21 को आपके सामने चीजें आ जाएंगी। क्या कोई दीगर सियासी जमातों से राब्ते हैं या बिल्कुल नहीं है? ये नून लीग तो हाथ नहीं पकड़ा रही है। नहीं, इस चीज का फैसला जहांगीर तरीन साहब करेंगे कि हमने मुस्तकबिल में क्या करना है। इस तरह की कोई बात अभी डिस्कस भी नहीं की गई। इंशाल्लाह 21 को उम्मीद है कि हम इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। चलें, कंवल शोजब साहिबा का रद्द-ए-अमल इस पर ले लेते हैं। कंवल साहिबा, अपोजिशन को तो आप लोग, वो तो खुद आपस में लड़ रहे हैं, आप लोग अपने अंदर लड़ रहे हैं। कोई हल है ये अपने लोगों को संभालने का, समझाने का, जिन्हें लग रहा है कि इंतकामी कार्रवाइयां हैं सब? आयशा, आपने ना 2-3 बड़े अच्छे सवाल किए सलमान साहब से भी, जावेद अब्बासी साहब से, और उन्होंने अपने जो एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं उसमें बहुत अच्छा जवाब दे दिया। देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब न्यूट्रल रहते हैं जब ऐसे मामलात हो रहे हैं। आपने ठीक कहा कि ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये नया फार्मूला है पाकिस्तान में। वो उनके कंसर्न्स ठीक है। मैं जहांगीर तरीन साहब पे कोई ब्लेम नहीं कर रही हूँ कि एक शरीफ आदमी की पगड़ी उछाली जा रही है। देखें, अगर शरीफ आदमी पे इल्ज़ाम लगा है और वो कोर्ट्स में जाके अपने आप को क्लियर कराएंगे तो यकीन मानने के PM हाउस से या कहीं से कोई भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें वो झूठे साबित हो जाएंगे और उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी अवाम के सामने खराब हो जाएगी। अवाम को हम ये ना समझे कि वो कोई नींद की गोलियां खा के बैठे हुए होते हैं, उन्हें पता नहीं चलता। अवाम को सब समझ आ रही होती है, वो राइट रॉन्ग को डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन देखिए, अगर मजमे में खड़े होकर 300, 400, 1000 का जितना मर्जी मजमा करके आप डिसीजंस नहीं ले सकते। जो काम अदालतों और इदारों का वो उन्होंने ही करना है। सच झूठ को, सही गलत को उन्होंने डिसाइड करना, और इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि हमें उनकी तरफ आना पड़ेगा। और सलमान मेरे भाई हैं छोटे, इन्होंने कहा कि लोग हमसे पूछे, ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखें जब आपने कानून साजी करनी है तो उसमें हुकूमती जो वो होते हैं सीट्स और अपोजिशन दोनों का काम होता है ना। ये तो पार्लियामेंट्री स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी के दोनों लाजिम मलजूम एलिमेंट्स हैं, तो इनको चाहिए कि पॉजिटिव जो लेजिस्लेशन की जरूरत है इदारों को मुस्तहकम करने के लिए उसमें हम आए। लेकिन हुकूमत भी तो उस पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े ना। कमल साहिबा, हमेशा हुकूमत पर तनकीद होती है कि हुकूमत खुद पॉजिटिविटी से नहीं बढ़ती। नहीं, अभी तो PDM से इन्होंने छोड़ा है। ये कौन सा, आप मुझे बता दें कि जो सारा स्टेज पे खड़े होकर शोर मचाते रहे हैं, कौन सी आपने 6 महीने पॉजिटिविटी देखी? उस वक्त ना कोरोना याद आया मरियम औरंगजेब साहिबा को, उस वक्त ना उनको महंगाई याद आई, कुछ नहीं याद आया। उस वक्त सिर्फ नवाज शरीफ और मरियम नवाज चल रहा होता था। आज उन्हें बड़े दुख हो रहे हैं। तो सारी बात यह है कि इदारों को मजबूत करना, और हमारी हुकूमत हो या जिसकी मर्जी हुकूमत हो,
बात यह कि अगर किसी पे इल्जाम आया, उसने अपने आप को जाके इदारों से ठीक करवाना है। हुकूमत अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके किसी को फेवर क्यों दे, यही तो चीज एस्टैब्लिश करनी, इसी को रूल ऑफ लॉ कहते हैं कि अगर मगर ये तासुर भी नहीं बनना चाहिए कि कहीं एफआईआर डिजाइन हो रही है और फोन मैसेजेस के जरिए पहुंच रही है, रजिस्टर हो रही है, आप इससे भी एग्री करेंगे? ये भी तासुर अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि अगर वीक एफआईआर बनेंगी तो 5 दिन 15 दिन 20 दिन हाइप क्रिएट हो जाएगी, महीना हाइप क्रिएट हो जाएगी, तकलीफ भी होगी, लेकिन अल्टीमेटली वो चीज सेट असाइड हो जाएगी, जो सही है वही चलेगा। आप देखें कि अभी जावेद अब्बासी साहब इस चीज का क्रेडिट भी ले रहे होंगे कि इनके बहुत सारे लोग जो है वो जेलों में रह के बाहर निकल आए हैं, वो बाहर आके ज्यादा बड़ी बड़ी विक्ट्रीज दिखाते हैं, ज्यादा वो सवाल उठाते हैं। ठीक है, इदारे अगर अपना काम सही परफॉर्म करेंगे तो उसका फायदा अल्टीमेटली सारी आवाम को होगा, और अगर नहीं करेंगे तो जो क्रिमिनल्स होंगे या 2 नंबर होगा उनको फायदा होगा उसका। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, भेज सकते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।